आइए, आज हमारा शानदार टॉपिक है प्राचीन भारत में भारत आए विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफी हाई रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज कौन था? तो असल में आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर या सिकंदर महान कि जिन्होंने सपना देखा पूरे इंडिया पर कब्जा करने का। अब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद अलेक्जेंडर का विशाल साम्राज्य अलग अलग लोगों में बटा और उन्हीं में से थे अलेक्जेंडर के एक कमांडर जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उनका पूर्वी भाग मिलता है साम्राज्य का, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर अलेक्जेंडर को मिलता है और मिलता है सेल्यूकस निकेटर को। और तब सेल्यूकस निकेटर ये सोचते हैं कि जो मेरे मालिक का सपना था अब मैं उस सपने को पूरा करूंगा, यानी अलेक्जेंडर तो भारत में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर ने पोरस से लड़ाई करी थी, आपने सुना होगा, लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। पोरस से जीत भी हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मेन इंडिया में एंट्री नहीं हो पाई। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि जो मेरे मालिक का सपना, अलेक्जेंडर का सपना था, अब वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने अटैक कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य पर, जो कि उस टाइम पर मौर्य वंश के शासक थे। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि इनके बीच जो ये युद्ध था ये समाप्त होता है, सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और आगे चल के यहां सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में दोस्ती हो जाती है, यहां वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं और साथ साथ एक दूत भी यहां भेजा जाता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का भेजा गया एक ग्रीक यानी यूनानी राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे वो आए, काफी टाइम रहे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। और इसी पुस्तक इंडिका में उन्होंने कई बातें लिखी हैं। कई सारी बातें ऐसी हैं कि जिसमें विवाद है, कुछ इतिहासकार इन बातों को गलत भी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि सेल्यूकस निकेटर ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, लेकिन दास प्रथा भारत में थी, क्योंकि उस टाइम पर अगर युद्ध बंदी कभी कोई बन जाता था, जैसे दो लोग युद्ध लड़ रहे हैं और जो हार गया तो उनके सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, स्लेव बनाया जाता था। और इसके अलावा भी हम देखते हैं हवन यज्ञ के बाद दान दक्षिणा में दास दासी दिए जाते थे, तो स्लेवरी थी, दास प्रथा थी, जबकि मेगास्थनीज ने कहा है नहीं थी। प्लस फिर मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है कि भारत में उस समय 7 जातियां थीं और फिर इन्होंने जातियों को पता है क्या बताया है? जातियों को इन्होंने बताया है जैसे दार्शनिक, जैसे किसान, जैसे चरवाहे सैनिक। लेकिन आप जानते हैं कि ये कोई जाति नहीं है, ये तो व्यवसाय है, ये तो प्रोफेशन है। तो उन्होंने गलती से व्यवसाय को जाति मान लिया। यहां पे उन्होंने किसानों को संख्या में सबसे अधिक बताया है, जबकि पार्षद संख्या में सबसे कम बताए गए हैं, यानी काउंसलर सबसे कम बताए गए हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के ऊपर लाइट थ्रो करती है और हमको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मौर्य काल के बारे में बताती है। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक तो काम की बात आपके लिए यह है कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर विजिट किया और इनकी एक फेमस बुक है इंडिका जिस पर हमने चर्चा की। और कुछ इतिहासकार मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको माना जाता है कि पहले फॉरेन ट्रैवलर जो भारत में आए और उन्होंने भारत पर चीजें लिखी, और इसीलिए इनको कुछ स्रोतों में फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक भी कहा गया है। बाकी ये बात मैंने बता दी, इन्होंने 7 जातियों में विभाजित किया है भारतीय समाज को, लेकिन ये जो जाति बता रहे हैं ये असल में व्यवसाय हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ किसान उन्होंने संख्या में सबसे अधिक बताए हैं और पार्षद संख्या में सबसे कम, लेकिन सम्मान में सबसे ज्यादा, हाईली रिस्पेक्टेड कौन? काउंसलर्स और फार्मर्स लार्जेस्ट इन नंबर। इसके अलावा मेगास्थनीज का यह विचार गलत है क्योंकि उन्होंने पेशे को जाति बताया। उन्होंने उल्लेख किया भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन वे गलत है क्योंकि उस टाइम पे भारत में दास प्रथा थी। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ स्लेव्स इन इंडिया, तो सिस्टम ऑफ स्लेव्स था इंडिया में। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, जो ठीक बात है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि कई लोगों ने कृषि को अपनाया, ये भी बात ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ये वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे, तो जो वैश्य वर्ण था तो वहीं पे हमको फार्मर्स
यानी पेजेंट्स देखने को मिलते थे, व्यापारी भी देखने को मिलते थे। जबकि शूद्र लोग क्या होते थे अभी तक, तो शूद्र लोग होते थे जैसे आर्टिजन्स हो गए, शिल्पकार हो गए, है ना, मोची हो गए, बढ़ई कारपेंटर हो गए। तो ये आर्टिजन्स, लेबरर्स, शिल्पकार, ये होते थे शूद्र। लेकिन यहाँ पे मेगास्थनीज ने लिखा है कि शूद्र लोग अब किसानी बड़े स्तर पर करने लग गए, यानी उनका सोशल स्टेटस पहले की तुलना में अब इंक्रीज हुआ। एक कारण ये भी था कि भाई खेती कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति भी और बेहतर हो गई, और साथ साथ यहाँ पे शूद्र और वैश्यों के बीच का जो लाइन है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया, और इसलिए बोला है कि यहाँ पोजीशन ऑफ शूद्रास एनहेंस्ड, क्योंकि अब वो भी किसानी करने लगे वैश्य लोगों की तरह। चलिए, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले फॉरेन ट्रैवलर जो प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण है वो है डिमैकस। अब ये किसके टाइम पर आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे जिनका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के टाइम पर दिमैकस भारत आते हैं। लेकिन इनको कौन भेजता है, जैसे मेगास्थनीज को भेजा भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने, वैसे ही यहां पर दिमैकस को किसने भेजा, दिमैकस को भेजा एक सीरियाई राजा, मतलब था इनके कंट्रोल में सीरिया, लेकिन ये थे ग्रीक यूनानी, और इनका नाम था एंटियोकस प्रथम। तो ये ग्रीक एम्बेसडर है जिनको सीरियन राजा ने भेजा, लेकिन ये भले ही सीरियन राजा हम बोल रहे हैं, इनके पास सीरिया वाला, वर्तमान जो सीरिया है वो वाला क्षेत्र कंट्रोल में था, लेकिन ये खुद कौन थे बच्चे, तो खुद भी ये ग्रीक थे, यूनानी थे। तो इन्होंने दिमैकस को भेजा था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। क्यों, वही जैसे पुराने कारण थे, जैसे सेल्यूकस निकेटर चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य से अच्छे संबंध स्थापित करना, वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि दिमैकस के माध्यम से एंटियोकस प्रथम चाहते थे कि बिंदुसार मौर्य लोगों से और संबंधों को अच्छा किया जाए। बाकी इनके भी अकाउंट से हमको काफी जानकारी मिलती है। तो देखो, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का एक यूनानी राजदूत है दिमैकस, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। एक और बात, जो ग्रीक लोग हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह के पुकारते थे, उनके अकाउंट्स में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द मिलता है, तो सही जवाब है सैंड्रोकोटस। क्या मिलता है, सैंड्रोकोटस। तो ग्रीक लोग चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे सैंड्रोकोटस, जबकि दूसरी तरफ ग्रीक लोग बिंदुसार को क्या कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, तो ग्रीक लोग बिंदुसार को कहते थे अमित्रोचेट्स। तो हमको जो ग्रीक अकाउंट्स मिलते हैं वहां पर बिंदुसार को क्या कहा गया है, अमित्रोचेट्स। असल में ये इनके एक संस्कृत के टाइटल से प्रेरित है, क्योंकि बिंदुसार का एक संस्कृत टाइटल था जिसको हम कहते हैं अमित्रघात। अमित्रघात मतलब होता है कि जो मित्र नहीं है उसको मारो, यानी स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों को मारने वाला, तो वो है टाइटल अमित्रघात, और वहीं से ग्रीक लोगों ने उनको बोला अमित्रोचेट्स। तो ग्रीक लोग बिंदुसार को अमित्रोचेट्स बोलते थे। चलिए, अब बात करते हैं अगले एक ट्रैवलर के बारे में जिनका नाम है हीलियोडोरस, और ये कब आते हैं, पोस्ट मौर्यन एज। चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने मौर्य काल की बात की, और मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बारे में बात की। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज आए और बिंदुसार के टाइम पर दिमैकस आए। लेकिन जब मौर्य लोग खत्म हो जाते हैं उसके बाद के समय को हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट मौर्यन एज। और मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन एज में हम लोग देखते हैं कि मौर्यों को कौन सक्सीड करता है, शुंग वंश। और शुंग वंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है भागभद्र, और ये भागभद्र शुंग वंश के राजा जो मौर्यों के बाद आते हैं शुंग वंश, उनमें एक राजा भागभद्र, और इनके टाइम पर एक दूत आता है जिसका नाम होता है हीलियोडोरस। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे हीलियोडोरस के बारे में। तो ये भी एक ग्रीक एम्बेसडर है। तो अभी तक हमने जो तीन लोग पढ़े हैं, मेगास्थनीज, दिमैकस और हीलियोडोरस, ये तीनों ही ग्रीक है। ठीक है, चलो अब हीलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर हैं वो किसके द्वारा भेजे गए, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा, दिमैकस को एंटियोकस प्रथम ने भेजा, उसी तरीके से हीलियोडोरस को भेजने वाले एक इंडो ग्रीक किंग जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं एंथियलसिदस, लेकिन इनका हिंदी में किताबों में आपको नाम मिलता है अंतलिखित। तो एंथियलसिदस अंतलिखित ये राजा है। तो हीलियोडोरस इंडो ग्रीक राजा, हिंद यवनी राजा, एंटियलसिदस का एक यूनानी राजदूत था जो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। अगेन एम क्या है, एम है कि भारतीय शासकों से अपने संबंध अच्छे करना, और क्योंकि उस टाइम पर पाटलिपुत्र एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और पाटलिपुत्र में किनका कंट्रोल था, पहले मौर्य और अब शुंग, और इसीलिए जो पाटलिपुत्र को कंट्रोल कर रहा है उनसे संबंध अच्छे करना एक उद्देश्य रहा इंडो ग्रीक राजाओं का।
अब ये जो हीलियोडोरस आते हैं, जिनको भेजा गया है एंटियलसिदस अंतलिखित द्वारा, ये बनवाते हैं एक पिलर, कहां पे, तो शुंग लोगों की राजधानी भागभद्र की राजधानी विदिशा। तो इनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र थी शुंग लोगों की, और एक थी विदिशा। यही विदिशा में एक पिलर हीलियोडोरस द्वारा बनवाया गया, जिसे हम लोग हीलियोडोरस पिलर कहते हैं। और ये जो हीलियोडोरस पिलर है, इसके ऊपर जो स्तंभ शीर्ष है, पिलर टॉप है, ये असल में गरुड़ पक्षी है, लेकिन आपको वो गरुड़ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो उड़ गया, मगर इसलिए क्योंकि समय के साथ वो टूट फूट गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, मगर वो गरुड़ है। अच्छा, तो हमको ये नीचे का शाफ्ट दिखता है और ऊपर ऐसा टूटा फूटा इमेज दिखता है, ये गरुड़ पक्षी है। और ये पिलर 113 ईसा पूर्व में बनवाया गया हीलियोडोरस द्वारा विदिशा में। क्योंकि विदिशा का पुराना नाम भिलसा या बेसनगर है, इसलिए इस पिलर को भिलसा पिलर या बेसनगर पिलर के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ये डेडिकेटेड है वसुदेव जी को, विष्णु जी को, तो ये दर्शाता है कि उस टाइम पर वैष्णववाद समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा था। तो यहाँ पर विष्णु जी को डेडिकेटेड ये पिलर। तो यहाँ पे आप सोचो कि इंप्रेस करने के लिए हीलियोडोरस ने इंप्रेस करने के लिए भागभद्र शुंग राजा को यहाँ पे एक पिलर बनवाया। तो हीलियोडोरस इरेक्टेड अ पिलर इन 113 BC इन विदिशा। और यहाँ पे जो पिलर टॉप है वो गरुड़ है, इसको बेसनगर पिलर बोलते हैं, और वसुदेव लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है। तो 113 ईसा पूर्व में विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया, इस स्तंभ के शीर्ष पर गरुड़ विराजमान है, इस स्तंभ को बेसनगर स्तंभ भी कहा जाता है। तो देखा आपने, भागभद्र को खुश करने के लिए, क्योंकि भागभद्र भी विष्णु जी के फॉलोअर, इसलिए उनको खुश करने के लिए विष्णु जी को डेडिकेटेड एक पिलर बनवाया गया। चलिए, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया किस किस को। तो अभी तक हमने मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान आए मेगास्थनीस, बिंदुसार के दौरान आए दिमैकस, और मौर्योत्तर काल में शुंग राजा भागभद्र के टाइम पर आए हीलियोडोरस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल। तो प्राचीन भारत में पोस्ट मौर्यन एज यानी मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। और गुप्त काल में एक राजा होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान दें, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम जब भी लो हमेशा पूरा लो, ताकि मौर्य शब्द आए। इनका वंश मौर्य वंश अलग है, समय भी अलग है, जबकि यहाँ गुप्त काल में एक आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। हमें अभी आज हमारे इस टॉपिक में मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और इनका एक बड़ा फेमस टाइटल था विक्रमादित्य, इसलिए इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये गुप्त काल के महान शासक। और इनके टाइम पे आते हैं एक चाइनीज ट्रेवलर, एक चीनी यात्री, जिनका नाम आपने सुना होगा फाहीन या फाहियान। पहली बार कोई चीनी यात्री भारत आता है तो वो फाहीन या फाहियान होते हैं। तो ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। क्यों आए? क्योंकि चाइना में बौद्ध धर्म को लेकर काफी कंफ्यूजन था। क्या गौतम बुद्ध ने असली में कहा, और क्या बातें समय के साथ चाइना में आ गई कि क्या वो असली में गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, उस पर डिबेट चलती रहती थी। तो जो चाइना में बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको क्या नियम मानने हैं या क्या नियम नहीं मानने हैं, क्या गौतम बुद्ध ने असली में नियम बनाए, या इतना दूर क्योंकि चाइना है इंडिया से, तो क्या यहाँ पे लोगों ने मनगढ़ंत अपने नियम बीच में डाल दिए। इन सारी बातों को सॉल्व करने के लिए फाहियान इंडिया में सोचो पैदल चल के आते हैं। और उनका उद्देश्य होता है कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, जो मौलिक, जो मूल गौतम बुद्ध के सिद्धांत थे, जो शिक्षाएं थी, उनको अपने साथ ले जाना, ताकि चाइना में ये विवाद, डिस्कशंस और उल्टे पुल्टे कानून खत्म करके जो असली कानून गौतम बुद्ध ने बनाए उनको फॉलो करना, पालन करना। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, भारत आने वाले शुरुआती चीनी यात्रियों में से एक, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान यात्रा की। उनका जो बुक है उसको हम चाइनीज भाषा में कहते हैं फो गुओ जी। क्या बोलते हैं? फो गुओ जी, या इसको कहते हैं फो कुओ जी। तो ये इनकी बुक है चाइनीज लैंग्वेज में। अब इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम कहते हैं अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, बौद्ध राज्यों का अभिलेख। और आपके लिए ये दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है जैसे हमने बोला मेगास्थनीस की बुक है इंडिका, ठीक है, और हमने हीलियोडोरस की तो कोई बुक देखी नहीं, दिमैकस की भी नहीं देखी, लेकिन यहाँ फाहिन की बुक है फो गुओ जी या फो कुओ जी या अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान क्या भारत में धार्मिक और सामाजिक यानी रिलीजियस सोशल लाइफ थी, उस पर यह प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब हमें अगला डिस्कशन करना है वेनसांग
ये भी एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है जो भारत आते हैं, यानी चीनी बौद्ध भिक्षु हैं जो भारत आते हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो है सी यू की। सर मगर पहले आप ये तो बताइए कि ये किसके टाइम पर आए। बिल्कुल, अब देखो जब हम बात करते हैं वेनसांग के बारे में, तो जैसे अभी हमने देखा मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद आता है गुप्त उत्तर काल। गुप्त उत्तर काल यानी जब गुप्त खत्म हो गए उसके बाद का समय, तो गुप्त उत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता एज। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक राजा आते हैं उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में एक राजा आएंगे जिनका नाम होगा हर्षा, और हर्षा के टाइम पर ही एक चाइनीज मॉन्क, एक चीनी बौद्ध भिक्षु, एक चीनी यात्री भारत आते हैं, वेनसांग। कैसे याद रखें, देखो एच से हर्षा, एच से वेनसांग, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। तो हर्षा के टाइम पर आते हैं वेनसांग, और ये जो वेनसांग है इनकी पुस्तक क्या है बच्चे, सी यू की। और अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, जो इसका इंग्लिश वर्जन है, तो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। चलो कंपैरिजन करते हैं। फा हीन की पुस्तक थी फो गुओजी, और वेनसांग की है सी यू की। तो फा हीन की फो गुओजी जिसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, जबकि यहां पे वेनसांग की है सी यू की, और उसका मतलब है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब देखें वेनसांग ने अपनी इस पुस्तक सी यू की में हर्षवर्धन के टाइम पर, जिनके टाइम पे विजिट किया, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। हर्षवर्धन को इन्होंने शिलादित्य कहा है, अभी आगे आपको थ्योरी में भी मिलेगा। शिलादित्य मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, उत्तर भारत का राजा। वैसे भी हर्षवर्धन उस टाइम पे उत्तर भारत के राजा थे। तो यहाँ पे देखिए सी यू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, और यहाँ पे उस समय का जो पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बताए हैं। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में भी कई वर्ष रहे, और यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीजें सीखी, और फिर वहां पे फिर वो टीचर भी बन गए। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों के रूप में रहे। तो पहले तो उन्होंने काफी चीजें जानी जो कंफ्यूजन्स थे, क्योंकि फाहीन के बाद भी हम देखते हैं चाइना में कंफ्यूजन्स थे, और चाइना भी कोई छोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा है। तो इसलिए वेनसांग एक दूसरी जगह से आते हैं यहाँ भारत, मतलब चाइना से आए हैं, चाइना की दूसरी जगहों से यहाँ पे आए, और यहाँ पे उन्होंने वही जो कंफ्यूजन चाइना में उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो बहुत सारी चीजें सीखी, और फिर वहीं पर टीचर भी बन गए। और इन्होंने बहुत सारे जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे, उनका अनुवाद भी किया, और अपने साथ वापस भी ले जाएंगे, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो सी यू की इनका स्मरण यानी पश्चिमी दुनिया के बौद्ध अभिलेख, चीनी बौद्ध भिक्षु हैं, हर्षवर्धन के टाइम पर आए, और नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहे, और धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। अब वेनसांग ने हर्ष के शासन के दौरान दो सबसे प्रसिद्ध सभाओं का उल्लेख किया है, एक कन्नौज सभा, एक प्रयाग सभा। तो प्रयाग सभा में वेनसांग लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पे बड़े स्तर पर इतने बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए स्नान करने के लिए, और यहीं से माना जाता है कुंभ मेले की शुरुआत हुई। तो प्रयाग सभा में हजारों लोग गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, तो पहले माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता था, इसको कहते थे त्रिवेणी संगम। कहां होता था, तो ये प्रयाग में, तो त्रिवेणी संगम। लेकिन अब तो हम ये देखते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, तो अब तो सिर्फ यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम मिलता है, मगर पहले त्रिवेणी संगम था, क्योंकि तीन नदियां मिल रही इसलिए त्रि। अच्छा, तो यहाँ पे हजारों लोग एकत्रित हुए, और यहीं से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर उन्होंने एक कन्नौज सभा का उल्लेख किया है वेनसांग ने। वेनसांग ने कन्नौज सभा में अपनी खुद की विदाई यानी फेयरवेल के बारे में बताया है। तो ये कन्नौज सभा इसलिए आयोजित हुई थी क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन राजा वेनसांग को विदाई दे रहे थे। जब वेनसांग को भारत से वापस जाना था, तो वेनसांग माना जाता है 629 ईस्वी से 645 ईस्वी, लगभग 16 साल ये भारत में रहे। और यहां पे हम देखते हैं कि वेनसांग की जब विदाई थी, तो हर्षवर्धन ने स्टेज पर बकायदा लोगों को संबोधित किया कि देखो ये वेनसांग बौद्ध धर्म को कितना आगे बढ़ाए, बौद्ध धर्म की भी बहुत तारीफ की, और इन्होंने कन्नौज सभा में ही वेनसांग को विदाई दी। अच्छा, फिर हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, यानी उत्तर भारत का राजा, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। किसने कहा है बच्चे, वेनसांग ने कहा है। अच्छा, इसके अलावा जब जा रहे थे वापस वेनसांग, तो हर्षवर्धन ने अपना एक एम्बेसडर भी भेजा कि जाओ, तुम भी जाओ वेनसांग के साथ, और जो चीनी राजा हैं उनसे भेंट करो ताकि हमारे उनसे संबंध अच्छे हों। तो हर्ष ने वेनसांग के साथ चीनी सम्राट के पास एक दूत भेजा। अब वेनसांग जब वापस गए हैं, तो बेटा वो 7
मेजर स्टैचूज गौतम बुद्धा के अपने साथ ले गए, और ये कोई साधारण स्टैचू नहीं, यहाँ पे कुछ स्टैचू प्योर गोल्ड, सिल्वर, चंदन, सैंडलवुड से भी बने हुए थे। और इतना ही नहीं, वो 657 संस्कृत पांडुलिपियां, वही जो मेन उद्देश्य क्या है कि वहां पे जो भी बौद्ध धर्म को लेकर डाउट है, डिस्प्यूट है, विवाद है, उनको सुलझाना है, इसलिए अपने साथ ये 657 संस्कृत पांडुलिपियां ये 20 घोड़ों पर, खच्चरों पर लाद कर ले गए। और वहां चाइना में इनका, वहां के राजा ने बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया, और इन पांडुलिपियों को फिर एक जगह पे रखवाया गया, बुद्धिस्ट स्टैचूज को रखने के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया गया। कुल मिला के यहां से बहुत बड़े स्तर पर ज्ञान की बातें लेके गए, और वहां पे चाइना में भी इनका वेनसांग का बहुत स्वागत हुआ। ठीक है, तो 20 खच्चरों के काफिले पर लादकर 657 संस्कृत पांडुलिपियां भी अपने साथ वापस लाए, और चीन में उनका नायक की तरह स्वागत किया गया। अब इनके बाद लास्ट में हम लोग किस पर आ रहे हैं, तो देखो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीस, जबकि बिंदुसार के टाइम पर दिमैकस, और मौर्योत्तर काल में भागभद्र के टाइम पर हीलियोडोरस, जिनने हीलियोडोरस पिलर बनवाया। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फाहीन इनके टाइम पर आए, और पोस्ट गुप्ता एज में गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के टाइम पर आए वेनसांग, और वेनसांग की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की, और इसमें इन्होंने हर्षा को क्या कहा है, उत्तर भारत का राजा, कन्नौज सभा, प्रयाग सभा का विवरण भी दिया है। ठीक है, और अपने साथ कई बेशकीमती चीजें लेके गए। अब फिर बात करते हैं चालुक्य और पल्लव। तो देखो बेटा, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन तो नॉर्थ इंडिया में रूलर है, जबकि दक्कन भारत में चालुक्य वंश था। तो दक्कन भारत में चालुक्य वंश शासन करता था, जिसकी राजधानी थी बादामी, वर्तमान में कर्नाटक, तो बादामी या वातापी वर्तमान में कर्नाटक। जबकि इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पल्लव वंश हुआ करता था, जिनकी राजधानी होती थी कांचीपुरम, तमिलनाडु में। तो ये चालुक्य और पल्लव, इनके टाइम पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है इत्सिंग, है ना, इसको यीजिंग भी बोलते हैं। तो ये जो इत्सिंग है, ये भी एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये भी एक चीनी बौद्ध यात्री हैं, और ये 3 साल इत्सिंग कहाँ रहते हैं, ताम्रलिप्ति, तामलुक, पश्चिम बंगाल। तो तामलुक जो आज पश्चिम बंगाल में है, पोर्ट है, एक बंदरगाह है, उसका पुराना नाम है ताम्रलिप्ति। ये 3 साल वहां रहे, इन्होंने संस्कृत सीखी। अच्छा, ये लोग संस्कृत क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, बुद्धिस्ट किताबों को संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करना है, तो आनी चाहिए संस्कृत, तभी तो ट्रांसलेट कर पाओगे। इसलिए इन्होंने भी सीखी है संस्कृत भाषा, वेनसांग ने भी सीखी है संस्कृत भाषा। खैर, इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 साल रहे और संस्कृत सीखी, नालंदा में 10 साल रहे, और यहाँ पे विनय पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए कि कितना समय उठना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे आप कभी बौद्ध भिक्षु देखोगे तो ऑरेंज कलर के कपड़े वो पहने रहते हैं, ठीक है, बाल सर के मुंडवा लेते हैं। तो उनके लिए जो ये नियम है, ये विनय पिटक नाम की पुस्तक में लिखे हैं। तो इत्सिंग ने विनय पिटक का बहुत डिटेल्ड स्टडी किया है। ठीक है, चल, तो ये चालुक्य पल्लवों के टाइम पर आए, और साथ में नालंदा में भी रहे, और ताम्रलिप्ति बंगाल में भी रहे। आइए, तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री, दक्कन क्षेत्र में चालुक्य और पल्लव शासनकाल के दौरान भारत आए। उनके वृत्तांत भारत में बौद्ध प्रथा, जैसे मठवासी नियम, तो जो बौद्ध भिक्षु हैं जो मठों में रहते हैं उनके नियम, और भिक्षुओं की दैनिक दिनचर्या के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बहुत इनने स्टडी की, रिसर्च किया। इत्सिंग ताम्रलिप्ति, जो आज का तामलुक पश्चिम बंगाल है, वहां पे 3 वर्षों तक रहे, संस्कृत सीखी, नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहे, और विनय पिटक का अध्ययन किया। तो ही स्टेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 10 years, स्टडीड विनय पिटक। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में वेनसांग भी रहे और ये इत्सिंग भी रहे, दोनों ने यहाँ पे संस्कृत सीखी। ठीक है, तो चाइनीज ट्रैवलर एंड चालुक्य पल्लव लोगों के दौरान आए थे। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स थे जो प्राचीन भारत में आए, उनको अच्छे से देखा और आपको ये पूरी कहानी समझ में आई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास, और जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, और भी कौन कौन से बेहतरीन टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम लोग और इसी तरीके से शानदार वीडियोस लाएं। तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।